मैं संजीत गुजरात के देवनगर शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस चलाता हूँ और मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। ये बात आज से 6 महीने पहले की है। मुझे कुछ दिनों से देर रात को नींद नहीं आ रहे थे। कभी कभी रात 3 बजे तक जागता था। एक दिन ऐसे ही रात को करीब 2:30 बजे को मैं हॉल में चक्कर लगा रहा था। मैं दरअसल फ्लैट में रहता हूँ जो कि 8वें फ्लोर पर है। हॉल में चक्कर लगा रहा था, तभी मेरा ध्यान हॉल की खिड़की से बाहर फ्लैट के बगल में आए हुए गार्डन पर पड़ी। वहाँ जो बच्चों के खेलने के लिए झूला लगा था, उस पर एक बच्चा झूल रहा था। मैं अचंभित हो गया, जल्दी से नीचे गया और गार्डन में गया। फ्लैट से नीचे उतरते वक्त मैंने फ्लैट की चाबी साथ में ले ली। हमारे फ्लैट के गेट के बगल में ही गार्डन का दरवाज़ा था, जिससे अंदर जाकर मैंने देखा तो वो बच्चा अभी भी झूले पर बैठा था। मैं उसके पास जाकर उससे बोला, कौन हो तुम बच्चे, और इतनी रात का यहाँ गार्डन में क्यों कर रहे हो? तो इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे घर में घुटन सी हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे झूले पर बैठना बहुत पसंद है। देखो, इतनी रात को अकेले बाहर नहीं घूमते हैं। कहाँ रहते हो तुम? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। लड़का मान गया। उसने कहा, मैं वहाँ सामने रहता हूँ। उसने अपना हाथ से इशारा करते हुए गार्डन के एक कोने में बने छोटे से कमरे जैसे मकान को दिखाया। मैंने उससे कहा, देखो मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम पर नज़र रखूँगा। धीरे धीरे जाना, चलो जाओ। मैं उसके साथ नहीं गया क्योंकि उसके घर वाले नींद में होंगे, उन्हें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। मैं अब गार्डन से बाहर आ गया और फ्लैट में वापस आ गया। खिड़की थोड़ी खुली रखकर ऊपर आकाश की ओर देखने लगा। वैसे मैं एस्थेटिक हूँ और एस्थेटिक वैल्यूज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं चांद को देखने लगा। वो अंधेरी रात में आकाश साफ था। गर्मी का मौसम था, उसमें इतनी रात को ठंडक हो गई थी। हल्की हल्की हवाएं मुझे मानो मेरे कंधे पर हाथ रख रही हों। आकाश में उस रात अनगिनत तारों को देखते देखते मैंने खिड़की बंद कर दी और सो गया। दूसरे दिन रात को 2 बजे फिर से मुझे वो लड़का दिखा। मैं फिर से गार्डन में गया और उससे बोला, अरे तुम फिर से इतनी रात को यहाँ आ गए? मुझे घुटन होती है घर में, इसलिए यहाँ आ गया। मैं सोच में पड़ गया। अजीब लड़का है, अपने ही घर में इसे घुटन होती है। तुम्हारे घर में ऐसा क्या है कि तुम्हें घुटन महसूस हो रही है? मेरा घर बहुत छोटा सा है, पंखा भी नहीं है, इसलिए रात को यहाँ आ जाता हूँ। हाँ, लेकिन इतनी रात को यहाँ बाहर अकेले नहीं घूमते। चले जाओ, अपने घर में जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बच्चा अंदर गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों ना उसके माता पिता को खबर करूं कि उनका बच्चा देर रात तक बाहर खेलता है। कहीं उनको पता ना हो और कभी उसे कुछ हो गया। इसलिए मैं वहाँ उनके घर के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार के बाद वो दरवाज़ा खुला। वहाँ एक 70 साल के बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। जी, वो लड़का आ गया? तो इस पर बूढ़ा आदमी बोला, कौन हो तुम? किस लड़के की बात कर रहे हो? अरे अभी तो आया, इधर झूले पर खेल रहा था, मैंने उसे समझाकर इधर भेजा। अंदर नहीं आया वो? वो बूढ़ा आदमी अब गुस्सा हो रहा था। रात के करीब 2:45 बजे का समय था
और वो नींद में था। जब इधर मेरे सिवा कोई रहता ही नहीं तो इधर कोई कैसे आ सकता है? कौन हो तुम और इस वक्त क्यों परेशान कर रहे हो? जी मैं ये सामने वाले फ्लैट पर रहता हूँ, नर्मदा हाइट्स, वहाँ 8वें फ्लोर पर रहता हूँ। हाँ तो अपने फ्लैट में जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। लेकिन वो लड़का किधर गया? इसके जवाब में उस बूढ़े ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा माथा ठनका। वो लड़का गया किधर? खैर जो हुआ शायद मेरा भ्रम होगा। वैसे भी रात के 3:15 बजे का वक्त हो चुका था। भ्रम होते होंगे इतनी रात को। मैंने देखा तब यही मैं घर में गया। मैं वापस आ गया और सो गया। दूसरे दिन सुबह मेरे मन में अभी भी ये सवाल दौड़ रहा था कि वो गया किधर। मुझे फिर से उस घर में जाकर उस बूढ़े से पूछने का ख्याल आया। मैं उसके घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया। वो फिर से उस बूढ़े ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से कहा, अब क्यों आए हो और क्या चाहिए? देखिए आप मुझे बताइए कि वो लड़का आपके घर में ही आया था ना, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? तुम अंदर आओ, देख लो कोई नहीं है। मैं अंदर गया। वहाँ थोड़ा सामान था और कुछ था ही नहीं। वो आदमी अब कुछ सोच रहा था। वो फिर बोला, वो लड़का झूले पर बैठा था ना? हाँ। तो ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। दरअसल रात को मुझे कभी कभी झूले के हिलने की आवाज़ आती है। खोल कर देखता हूँ तो बाहर कोई नहीं होता। क्या सच में? हाँ, दरअसल 15 साल पहले यहाँ बच्चों का कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन इस शहर के जाने माने बिल्डर, जो कि बहुत ही खड़ूस था, उसने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तौर पर यह ज़मीन हथिया ली थी और इस पर फ्लैट्स बना दिए हैं। बाजू वाले फ्लैट में मैं चौकीदार हूँ और तुम्हारा भी। ये जो फ्लैट है ना, ये सभी ये कब्रिस्तान के ऊपर बने हैं, बच्चों का कब्रिस्तान। मैं भौचक्का सा रह गया। अब मैं घर गया और फिर से रात को मुझे वहाँ गार्डन में वही झूले पर बैठा हुआ लड़का दिखा। फिर से मुझे वहाँ जाने की इच्छा हुई। मैं डर तो रहा था मगर मुझे जानना भी था। मैं वहाँ गया और उससे बात करने की कोशिश की। अरे तुम फिर यहाँ क्यों बार बार यहाँ आते हो? तुम पर खतरा हो सकता है इतनी रात को। मेरा घर बहुत छोटा है, घुटन महसूस होती है, इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। मैंने सोचा कि इससे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिए वहाँ से चला गया। दूसरे दिन मैंने मेरे पापा को ये बात बताई तो वो भी चौंक उठे। उस दिन रात को मैंने उन्हें वो झूलता हुआ झूला दिखाया, लेकिन इस बार वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। वो अपने आप हिल रहा था। पापा डर गए। हमने ये बात सेक्रेटरी को बताई। उन्होंने भी इस बात को समर्थन दिया। मुझे उस गार्डन में उन सभी मृत बच्चों के लिए हवन करवाने का ख्याल आया ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। रविवार के दिन को हवन कराने का तय कर लिया। गार्डन में मैंने ही पिंडदान करके उन सभी बच्चों की शांति के लिए प्रार्थना की। पिंडदान के बाद जब मेरी नज़र आकाश की ओर गई तो मैंने देखा कि वो लड़का मुझे आसमान में दिख रहा था, बहुत ही खुश, और मुझे हाथ से टाटा का इशारा करते हुए वो गायब हो गया। हवन पूरा हो गया था। मेरी आंखें खुशी से नम थी कि मैं निमित्त बना था किसी के मोक्ष का। लेकिन एक बात थी, अब मुझे पता चल गया था कि वो लड़का गया किधर। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मौसम में हल्की हल्की ठंडक थे और सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहित, जो शहर का एक युवा फार्मासिस्ट था, अपनी नाइट ड्यूटी पूरी करके बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में घने पेड़ों से घिरी पुरानी हाईवे रोड पड़ते थे, जहां लोग कम ही जाना पसंद करते थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां पर एक भूतिया कार रात में घूमती दिखाई देती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। मोहित इन सब कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। उसकी बाइक तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उसे पीछे से गाड़ियों की तेज रोशनियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कोई कार ओवरटेक करना चाहती होगी, लेकिन रोशनी इतनी असामान्य थी कि उसे पीछे देखने का मन हुआ। जैसे ही उसने मिरर पर नजर डाली, उसका दिल धड़क उठा। पीछे से काले रंग की विंटेज कार आ रहे थे, जिसके हेडलाइट लाल रंग के चमक रहे थे। मोहित ने बाइक को साइड में कर थोड़ा धीरे किया, मगर कार उसे ओवरटेक नहीं कर रहे थे। वो बस उसके पीछे उसी गति में चलती रही, जैसे किसी की नज़र उसे लगातार देख रही हो। अचानक कार का हॉर्न बजा, एक ऐसा हॉर्न जिसमें इंसानी चीखों की मिलावट सी लग रहे थे। मोहित डर गया। उसने तेजी से बाइक दौड़ा दी, लेकिन चाहे वो जितनी भी स्पीड बढ़ाता, वो कार उसके पीछे उतनी ही तेज हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो कार किसी अदृश्य शक्ति से चल रही हो। कुछ देर बाद मोहित के रास्ते में एक मोड़ आया, जहां सड़क के किनारे एक टूटी हुई जली हुई कार का ढांचा पड़ा था। लोग कहते थे कि सालों पहले वहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक परिवार की मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी। कहा जाता था कि उसी हादसे के बाद से वहां रात में एक रहस्यमय कार दिखती है। जैसे ही मोहित उस जगह से गुजरा, पीछे की लाल हेडलाइटें अचानक गायब हो गईं। सड़क फिर से शांत हो गई। मोहित को लगा वो बच गया, पर उसकी रीढ़ में अभी भी अजीब सा डर था। उसने थोड़ी राहत की सांस ही ली थी कि अचानक आगे वही काली कार सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। कार की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कार के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी को अंदर आने का न्योता दे रहे हों। मोहित डर के मारे बाइक गिरा दी और पीछे की ओर भागा। तभी कार के स्पीकर से एक करहाती आवाज आई, रुको, हमें अकेला मत छोड़ो। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो कार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कार कुछ देर वहीं रुकी और अपने आप पीछे मुड़ी और तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आया तो मोहित हिम्मत करके सड़क पर लौटा। बाइक को उठाकर किसी तरह घर पहुंचा। उस रात वो लगातार कांपता रहा। अगली सुबह वो डरते डरते उस जगह पर वापस गया ताकि अपनी बाइक को डैमेज्ड चीज़ें देख सके, पर वहां जाकर वो दंग रह गया। सड़क पर कार के निशान बिल्कुल नहीं थे, जैसे कोई कार आई ही ना हो।
सिर्फ उसी पुराने एक्सीडेंट वाली जली हुई कार का ढांचा था और उसमें एक नई चीज़ दिखाई दे। पिछली रात की तरह लाल रंग में हल्की हल्की चमक। मोहित आज भी उस रात की घटना को याद करके सिहर उठता है। उसने कसम खा ली कि वो दोबारा कभी उस सड़क से रात में नहीं गुजरेगा। लोग कहते हैं कि वो कार अब भी उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो रात के सन्नाटे में उस रास्ते से गुजरते हैं, किसी खोई हुई आत्मा की तरह, किसी नए साथी की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। गांव के लोग कहते थे कि सबसे बड़ा डर वही है जिसका नाम लेने से ही रूह कांप जाए। उसी डर का नाम था अनहोनी। उसकी परछाई उस पुराने किले पर मंडराते थे जो सदियों से वीरान खड़ा था। कहा जाता था कि उस किले के भीतर जो भी कदम रखता उसके साथ कुछ ऐसा होता जिसे लोग इंसानी समझ से बाहर बताते हैं। बरसात की एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, 4 चरवाहे शर्त लगाकर उस किले की ओर निकल पड़े। हवा में सड़ांस और गीली मिट्टी की गंध तैर रहे थे। जैसे ही वो किले के फाटक पर पहुंचे, लोहे का दरवाज़ा अपने आप चड़मड़ाता हुआ खुल गया। उनके पैरों के नीचे पत्थरों की सीढ़ियां गूंजने लगी। भीतर अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसें उन्हें भारी लग रही थी। किले के भीतर दीवारों पर जली हुई मशालों के निशान थे। कुछ कोनों में टूटी हड्डियां और बिखरे हुए बर्तन पड़े थे। अचानक एक कमरे से धीमी सरसराहट की आवाज़ आई। सबने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो भीतर खून से सना हुआ एक पुराना झूला पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। उसकी चड़मड़ाहट सुनकर उनके शरीर से पसीना बह निकला। सबसे साहसी चरवाहा रघुनाथ वो आगे बढ़ा। उसने झूले को छूने की कोशिश की, लेकिन झूला अचानक रुक गया और कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, अनहोनी से कोई नहीं बच सकता। बाकी 3 डर से कांपते हुए दरवाज़ा पकड़कर बाहर भागना चाहते थे, मगर दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया हो। किले के बीचों बीच एक विशाल दरबार था। वहाँ एक पुरानी गद्दी रखी थे और उसके ऊपर धुंध से घिरी हुई आकृति बैठी थे। उस आकृति का चेहरा आग से जला हुआ था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थे और गर्दन में लोहे की जंजीरें लटक रहे थे। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने सोचा अनहोनी एक झूठ है, लेकिन असली झूठ तुम्हारा यकीन है। अचानक दीवारें कांपने लगी और जमीन से हाथ निकलकर उनके पैरों को पकड़ने लगे। चीखें गूंज उठे। एक चरवाहे को उन हाथों ने नीचे खींच लिया और उसकी चीख हमेशा के लिए पत्थरों में समा गई। बाकी 3 कांपते हुए छूटने की कोशिश करने लगे। रघुनाथ ने हिम्मत करके उस आकृति से पूछा, तू है कौन? उस परछाई ने ठहाका लगाया और बोली, मैं वही हूँ जो कभी इस किले का मालिक था। मैंने जुल्म करके अनगिनत लोगों का खून बहाया। उनकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती है। मेरी मौत कोई अंत नहीं थी, वो अनहोनी की शुरुआत थी। तभी अचानक उस परछाई ने अपना चेहरा रघुनाथ के करीब ला दिया।
उसकी सड़ी हुई आंखों में उसने देखा कि वहां उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन जला हुआ और खून से लथपथ। बाकी दो चरवाहों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके साथ आया रघुनाथ अब गायब हो चुका था। सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। दोनों डरकर बाहर भागे। उन्हें लगा कि शायद वो अब बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही किले से बाहर निकले उन्होंने देखा कि गांव गायब हो चुका था। चारों ओर वही किला खड़ा था, जैसे दुनिया ही बदल गई हो। उनके पैरों तले की जमीन कांपने लगी और आसमान में वही भारी आवाज गूंजी, अनहोनी कभी खत्म नहीं होती, ये बस अगली आत्मा का इंतजार करती है। उस रात के बाद उन चरवाहों को किसी ने नहीं देखा। किला आज भी खड़ा है और गांव के लोग अब भी कहते हैं कि उसमें कदम रखना अनहोनी को बुलाना है। और अगर कभी रात के सन्नाटे में झूले की चड़मड़ाहट सुनाई दे तो समझ लो कोई और उसकी गोद में हमेशा के लिए समा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहां पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियां बनी हुई थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते। वहां दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहां तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियां, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे। ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहां जाते हैं। दिन के समय वहां प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियां हिलने लगी। लगभग वहां हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्ठास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत और उसकी लंबी जुबान, जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराती। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम?
उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूँ। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूँ और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो एक और अजीब सी कलाकृति, पर ये तो 2 हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियाँ बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला, जो अभी उस नई 2 कलाकृतियों को देख रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।